प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाल स्टडी में। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता, है ना। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का जो है हम लोग इसमें आज जो है हम लोग करने वाले VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले, जो आपके परीक्षा में यहाँ से पूछे ही जाएंगे। मतलब कि जो हम लोग करने वाले हैं, अगर आप वो कर लेते हैं ना, वो अगर आप क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो अभी आपको हम बताने वाले हैं, तो अगर आप इस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस छूटने वाले नहीं है। आपको पता है कि अभी कैसे करके चल रहे हैं क्लासेस, लेक्चर 3 चल रहा है, प्रत्येक चैप्टर में लेक्चर 3 चल रहा है। सबसे पहला देखो लेक्चर ये आएगा, फिर दूसरा देखो एक लेक्चर आएगा जिसमें भी सब्जेक्टिव बताया जाएगा, एक तीसरा लेक्चर आएगा जिसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाया जाएगा। तो इस तरीके से 3-3 लेक्चर जो है प्रत्येक चैप्टर में दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलो बाकी हम लोग करने वाले हैं इसका चैप्टर 2। और अगर आप लोग को वैसे बच्चे जो क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन नहीं किए हैं, है ना, जो क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन नहीं किए ना, जल्दी जल्दी से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक ना। बाकी मेरा नाम अगर नहीं जानते थे, मेरा नाम है विकास चौधरी सर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं करके क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को जो आप ध्यान में रखिए और जवाब दीजिए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हम लोग ई से बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव, विभव मतलब कि भी, विभव मतलब कि भी के बीच संबंध स्थापित करें, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच जो हमें संबंध स्थापित करना है। तो देखो एक चीज आपको हम बताते हैं, सबसे पहले इधर देखो साइड में बताते हैं कि मान चलो हमारे पास ये प्लस में क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर अगर यहाँ पे आपसे विभव पूछा जाए तो विभव का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में r होता है। ये होता है हमारा विभव। ध्यान में रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। कैसे पूछेगा कि Q आवेश के कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर विभव का मान होगा। विभव का मान कितना होगा तो याद रखिएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r। साइड में करके लिख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आपसे हर एक बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव करवाएंगे वहां भी करवाएंगे, लेकिन अभी भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे विभव पूछा, यही देखो प्लस Q आवेश के कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर अगर E पूछा जाए, E मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में r स्क्वायर। देखो दोनों फॉर्मूला सेम है, लेकिन अंतर थोड़ा सा, दोनों फार्मूला सेम है, अंतर थोड़ा सा है। अंतर क्या है सर कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो दोनों क्वेश्चंस में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसका वाला उसमें, उसमें वाला इसमें। तो आज कंफ्यूजन दूर कर दिए, एकदम दूर कर दिए कि नहीं। आप याद रखिएगा, विभव पूछेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में r। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा किसी बिंदु पर, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा किसी बिंदु पर, तो आप जो है इसे याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में r स्क्वायर, ठीक ना। चलो तो यहाँ से देखो आप पूछा जा रहा है हमसे, जो देखो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। तो सबसे पहले हम देखो V बराबर यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं। देखो V यहाँ से हम हल कर रहे हैं, ठीक ना, हल कर रहे हैं। देखो V बराबर कितना होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में r होता है, ठीक ना। अब इस चीज का हम जो अवकलन करते हैं, इस चीज का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं r के सापेक्ष। यहाँ पे सारे कुछ जो है कांस्टेंट हो जाएंगे, r के सापेक्ष जो हम इसका अवकलन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि r के सापेक्ष, जैसे जैसे लिख रहे हैं उस तरीके से आपको कॉपी में लिखना होगा। r के सापेक्ष, r यहाँ पे क्या है, दूरी है, तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, r के सापेक्ष अवकलन करने पर। रुक जाओ, कॉल आ रहा है, इसको ना फ्लाइट मोड मार के रुक जाइएगा, रुक जाइएगा। चलो तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करते हैं तो इधर हो जाएगा क्या, dv और बटे में हो जाएगा dr, है ना, r हो जाएगा बराबर में यहाँ पे हो जाएगा देखो 1/4। अच्छा, इधर भी देखो हो जाएगा d बटे हो जाएगा dr, और इधर में देखो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में r। अब यहाँ पे देखो r के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो r को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा dv बटे में आ जाएगा dr बराबर में, ये सब देखो बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और गुणे में Q बाहर आ जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, इधर देखो बचेगा हमारा, इधर देखो बचेगा, इधर बचेगा देखो d/dr, इंटू में बचेगा 1/r। ये r को हम ऊपर लेके जाते हैं, इधर से देखो हो जाएगा dv बाई में आ जाएगा dr बराबर में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट गुने में क्यू आ जाएगा डी बाई में डी, और आर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा आर इनवर्स हो जाएगा ना। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, उस चीज को हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। आप इसे कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना, आप इसे कॉपी में जो है लिख लेना कि इसको जो हम मिटाते हैं अभी हम मिटाते हैं। देखो चलो इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, इधर देखो डी वी बाई में डी एक्स डी वी सॉरी आर है ना, आर कर देंगे, और इधर हो जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने में क्यू, गुने में क्यू हो गया। और इसका देखो हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो r की पावर -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा r की पावर -2 हो जाएगा, और एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा, एक माइनस यहाँ पे सामने आ जाएगा। अगर आप लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े, देखो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर नहीं पढ़े हैं तो देखो बता देते हैं हल्का सा। यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स की पावर अगर n इस तरीके से रहता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है nx a-1, यानी कि यहाँ पे जो रहता है उसको शुरू में लिखते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो किसका निकाल रहे हैं, डी बाई डी एक्स आर के पावर, यहाँ पे r है ना, r के पावर -1, तो ये देखो ऊपर वाला पहले आएगा, फिर देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आया, यहाँ पे r है तो यहाँ r आएगा, फिर क्या होता है n की जगह क्या -1, फिर फॉर्मूला में ही -1। अब इसको करेंगे तो -1 r के पावर कितना देगा -2, तो यहाँ पे तो -2 लिख दिए, और ये माइनस जो है ये इसको सामने लेकर चला है, ठीक ना। तो इस तरीके से जो है इसको हम सोल्व किए थे। तो आप लोग अगर पढ़े नहीं है तो नहीं भी समझ में आया होगा, अगर मैथ जो पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन तब तो समझ में आया होगा, नहीं अगर समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिएगा कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक ना। चलो अब देखो क्या करना है, इसको देखो क्या करना है कि डी वी बटे में डी आर जो है बराबर में माइनस में इधर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या करना है ऊपर में क्यू, और ये जो आर है इसको अगर बटा के नीचे भेजेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस में तो नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको क्या करो कि आ जाएगा डी वी बटे में आ जाएगा डी आर बराबर में -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। अच्छे से सरिया के इसको लिख दिए। अब ये वाला चीज अगर आप देखो तो अभी हम यहाँ पे लिखे हुए थे, ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी बताया था ना किसी बिंदु पे प्लस की आवेश के कारण r दूरी पर किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, यही बताया था कि r स्क्वायर होता है, बताए थे कि नहीं। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसके जगह पे e लिख देंगे, e, तो इधर से आ जाएगा dv बराबर में dr बराबर -e, ठीक है। अब ये माइनस को हम इधर मिल देंगे तो इसको शुरू सरिया के लिखते हैं -dv और बटे में dr, ये हो गया देखो संबंध, यही बोला जा रहा था। ये देखो हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये हमारा हो गया विभव। तो ये देखो आपको चैप्टर 1 में हम जब बताए थे, हम आपको बताए थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 SI मात्रक होता है और 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला हम आपको बताए थे E बराबर में F बटे में Q, बताए थे कि नहीं, और इसका SI मात्रक बताए थे न्यूटन पर कूलम। एक फार्मूला बताते थे कि माइनस में dv बाई dx, माइनस में dv बाई dx बताते थे, इस तरीके से हम बताते थे माइनस में dv बाई dx। तो यहाँ पे x था, यहाँ पे r लिए, दूरी तो कुछ भी ले सकते हैं हम, x में मान ले या r में मान ले, d में मान ले, कुछ भी मान ले, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसका देखो ऐसा मतलब क्या होता था, वोल्ट पर मीटर हो जाता था, तो ये चीज यहाँ पे पढ़ना था, इसलिए हम वहीं पे डायरेक्ट जो है फिर भी बता देते थे, ताकि जब आगे जब बताए ना तो आपको पता चले हाँ बताए थे आप, है ना, ऐसा फील हो। तो देखो आप इस चीज को याद रखना, SI मात्रक भी आप इसको जो है बगल में लिख लेना, ये वाला चीज है ना, दोनों का SI मात्रक। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला, वायुमंडल वैद्युत उदासीन होता है ना, वैद्युत उदासीन होता है क्यों। जैसे हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में तो आपको पता है कि बहुत सारे प्रकार के जो है क्या है गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। नाइट्रोजन की संख्या 71% है और ऑक्सीजन की संख्या जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% हो गया, और उसी तरीके से कार्बन की जो है 0.03% से लेकर 0.04% के बीच में इसकी मात्रा है, और वगैरह वगैरह बहुत सारे है ना। तो वो सब क्या होता है कि जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब वो सब गैसें जो है एक कॉस्मिक सूर्य से आने वाले एक किरण होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉस्मिक किरण, जब वो आता है ना, जब वो क्या होता है, वो किरण जब आता है तो हमारे वायुमंडल में आता है वो किरण ना, तो उस किरण के कारण हमारे वायुमंडल में जो आयन होते हैं वो आयनित हो जाता है। जो आयन होता है वो क्या होता है, आयनित हो जाता है। कैसे आयनित हो जाते हैं, वो आयन जो अलग अलग हिस्सों में जो टूटना स्टार्ट हो जाता है, वो आयन जो है अलग अलग हिस्सों में टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसपे एक चीज पे प्लस आ जाता है, एक पे माइनस आ जाता है। और आपको पता है कि प्लस अगर माइनस होता है तो एक दूसरे को क्या करेगा, दोनों मिलके उदासीन हो जाएगा, उदासीन रहता है, तो क्या हो जाता है, दोनों आवेशित हो जाता है, प्लस और माइनस मिलके, ठीक ना। तो इसलिए जो है हमारा वायुमंडल जो है उदासीन होता है। यहाँ से परिभाषा से एक बार क्लियर कर लो आप कि हमारे वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 71%, ये सब याद रखना नॉलेज के, 21%, 21%, ये हो गया 0.03% भी कोई बोलता है, या 0.04% भी बोल सकते हो, ठीक ना, मतलब दोनों के बीच में होता है।
डाइऑक्साइड होता है जल वाष्प जैसी गैसें पाई जाती है, बहुत सारी गैसें पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। सूर्य से आने वाली कॉस्मिक किरणें, कौन सी किरणें? कॉस्मिक किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती है तो इन्हें आयनित कर देती है। ये वायुमंडल में जो ये सब जो है ना गैसें, ये सबको क्या करती है? आयनित करती है, मतलब अलग अलग आयन में जो है तोड़ देती है ना, उसी को बोलते हैं आयनित करना, जिससे संपूर्ण वायुमंडल आवेशित हो जाता है तथा उदासीन नहीं रहता। अब अगर आवेशित हो गया तो उदासीन होगा ही नहीं, है ना। तो वही तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इस चीज को आप लिख के और एकदम रट जाओ, ठीक है, जितना हो सके एकदम अच्छे तरीके से आप रट जाओ इस चीज को। चलो अब अगला क्वेश्चन हमारा देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जो देख लो आप। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा कि एक आवेशित निकाय के कारण एसआई पद्धति में वैद्युत विभव V बराबर हमें दिया हुआ 3+2x हो तो x बराबर इतना पर वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है, यानी कि ई का हमसे मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो तो वो V बराबर जो हमें दिया हुआ, जो लिख लो V बराबर क्या दिया हुआ? 3+2x दिया हुआ, ठीक है। इसका क्या करो? x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो करो, इसका इधर आ जाएगा देखो dv बटे में dx, अब बराबर में आ जाएगा देखो इधर आ जाएगा d/dx, इधर आ जाएगा 3+2x, ठीक है। और इस चीज को आपको पता है, अभी बताए थे कि dv/dx क्या होता है, ये भी dv/dx x ये ई हो जाता है, तो ई बराबर में आ जाएगा देखो इधर इसका डिफरेंशिएशन, अगर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 0 और 2x करेंगे तो हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा ई बराबर में 2 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ई का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ये इसका आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक ना, ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि धातु के 9 सेमी त्रिज्या वाले, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा और एक बार नहीं इसे 10 बार बनाइए, एक बार नहीं, अगर एक बार में दिमाग में कंठस्थ नहीं होता इसे 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए। हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि अगर आप इतना बार इसे बना लेते हैं तो ये आपके जुबान पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। एकदम क्वेश्चंस का आंसर आप बता दीजिएगा अगर इतना बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पहले तो हम बताएंगे, आपके दिमाग में आपको सब कुछ A to Z इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कैसे क्या हुआ ना हुआ। बस आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जो सूत्र का जो प्रयोग करेंगे वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर उस चीज़ को आप याद कर लेते हैं फिर आपको जो है किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है और आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कभी भी, ठीक ना। तो चलो देखो जैसे जैसे बताते हो वैसे करना। तो लिखा हुआ धातु के 9 सेमी त्रिज्या वाले, देखो इसका त्रिज्या दिया हुआ, मतलब कोई हमारे पास धातु है, हमारे पास कोई देखो धातु है, इधर देखो करते हैं, हमारे पास कोई धातु है जिसकी त्रिज्या जो है 9 सेमी, इसकी त्रिज्या कितनी है? 9 सेमी, नहीं हट रहा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखो लिख देते हैं 9 सेमी, इसकी त्रिज्या क्या है? 9 सेमी। अब देखो सेमी में तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 9 × 10⁻2 मीटर कर देंगे, क्योंकि बट्टा में आएगा 100, अब बट्टा को अगर 100 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻2 तो आएगा, ये हमारा आ जाएगा मीटर में। बोला गोले पर 4 × 10⁻6 कूलम आवेश दिया गया, यानी कि Q कितना दिया गया? Q दिया हुआ 4 × 10⁻6 कूलम आवेश दिया गया। चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा मतलब हमको U जो है निकालना है, हमको U जो है निकालना है। अब U का जो फार्मूला होता है, U का जो फार्मूला होता है वो होता है Q² बटे में 2C। ध्यान दो, ये फार्मूला होता है U² बटे U बराबर में होता है, हमें क्या स्थितिज ऊर्जा निकालना है, स्थितिज ऊर्जा को U से सूचित करते हैं, तो U बराबर में हो जाएगा Q² बटे में 2C। हमको देखो Q का मान दिया हुआ है लेकिन हमें C का मान यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया हुआ है। C मतलब धारिता, C मतलब धारिता, यानी कि आवेश को धारण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि धारिता के बारे में क्या होता है, अभी जस्ट दूसरा या तीसरा क्वेश्चन के बाद आएगा ही, ठीक ना। तो यहाँ पे आप पहले ये ध्यान दो कि यहाँ पे जो फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा Q² बराबर U बराबर Q² बटे 2C, लेकिन यहाँ पे हमारे पास C का मान नहीं है, Q का मान है, C का मान नहीं। तो C के मान के लिए हम यहाँ पे देखो लगाएंगे, C के मान के लिए लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, यहाँ पे R बटे में होता है, R बटे में 9 × 10⁻9 होता है। यहाँ पे हो जाता है क्या? C बराबर R बटे हो जाता है 9 × 10⁻9। R का मान देखो क्या हमारे पास देखो आ जाएगा 9 × 10⁻−2 और बटे में आ जाएगा 9 × 10⁻9। अब आप देखो ये 9 से 9 कट गया, ये 9 से 9 तो कट गया, ये 10⁻9 ऊपर में जाएगा तो 10⁻−2 × 10⁻−9 और ये देखो जुट के कितना जाएगा 10⁻−11 फैराड हो जाएगा, क्योंकि ये धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? धारिता का ऐसा मात्रक फैराड होता है। धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। F से बोलते हैं फैराड, फैराड। देखो इस तरीके से लिखते हैं, इसको लिख लेना आप लोग, फैराड,
ठीक है ना, इस तरीके से लिखते हैं फैराड, याद रखिएगा। धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। आपसे कई बार एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है कि धारिता का ऐसा मात्रक होता है फैराड होता है। आपको जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो वहां पे भी ये चीज क्वेश्चन जो है आएगा। तो फिलहाल आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग सी देखो निकाल ली। अब वहाँ पे सी का मान रख देंगे तो देखो यू बराबर मान जाएगा क्यू स्क्वायर। क्यू का मान देखो कितना है, क्यू का मान देखो हमारे पास है, क्यू का मान है 4 × 10 की पावर -6। तो यहाँ पे रखेंगे 4 × 10 की पावर -6, तो एक बार और लिख देंगे ना, 4 × 10 की पावर -6 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद देखो 2c, 2 और c का मान कितना आया, 10 के पावर -11 है, 10 के पावर -11 है, ठीक है। ये देखो इसको काटो, कट जा रहा है, ये तो सर ये देखो कट जा रहा है 2 बार में। तो u बराबर में आ जाएगा 2 चौके 8 हो गया, 8 गुने यहाँ पे 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, माइनस में 12 हो जाएगा। और इसको अगर भेजेंगे ऊपर तो प्लस हो जाएगा, तो 12 में से 11 जाएगा तो -1 बचेगा, यानी 10 के पावर -1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको देखो u बराबर अगर इसको सोल्व करते हैं तो 8/10 नीचे भेजेंगे तो 10 आ जाएगा, u बराबर में आ जाएगा 0.8। और स्थितिज ऊर्जा है, और ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ये u बराबर में आ जाएगा 0.8 जूल आ जाएगा। देखो कैसे करके सोल्व किए है ना, सोल्व किए ना। तो कैसे ये हम कर पाए, क्योंकि प्रैक्टिस है मेरा भी चीज जो है प्रैक्टिस है कि इस तरीका से क्वेश्चन जो आएगा तो यहाँ पे इस तरीका से सोल्व करना। तो उसी तरीका से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस पे सब कुछ निर्भर है, इसलिए आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो है आपका एग्जाम में नंबर जो है अच्छा, इसलिए पूरा एकदम प्रैक्टिस करने में कोई कमी मत कीजिए आप, ठीक ना। चलो इसके बाद आपका देखो है अगला, देखो 5वां नंबर क्वेश्चन की चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। धारिता देखो अभी बताएंगे, धारिता को हम लोग सी से सूचित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक फैराड होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, फैराड, फैराड मतलब कि एफ फैराड होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ध्यान से देखिए चालक की धारिता, जैसे हमारे पास मान चलिए ये कोई चालक है, इस चीज को हम जो है आवेश दे रहे हैं, यानी कि आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश इसमें हम जो दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। तो इस चीज को आवेश दे रहा है, तो ये जितना आवेश को क्या कर रहा है, अपने अंदर क्या कर रहा है, अपने अंदर धारण कर रहा है, इस आवेश को अपने अंदर अवधारण कर रहा है, और फिर ये धारण कर रहा है आवेश को, और फिर बाद में इसे जो है विभव में परिवर्तन कर देता है। फिर इसे क्या करता है, उस आवेश को धारण तो कर रहा है, फिर उसको क्या करता है, विभव में परिवर्तन करता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारा आवेश आने लगता है, बहुत सारा आवेश होने लगता है, मतलब धारण करने की क्षमता जो है बढ़ जाता है। जैसे कहने का मतलब कि मान चलो हमारे पास एक बोतल है, ठीक, एक बोतल में हम पानी डाल दिए, फिर बाद में एक छेद कर दिए, तो बाद में क्या किए, छेद किए, तो पानी बाहर देते जाएगा, इधर से हम पानी डालते जाएंगे, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि उसमें जो पानी हम जैसे हमको नहीं पता कि छेद है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें धारण करने की क्षमता, यानी बोतल में पानी को धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, अभी तक नहीं भर रहा। तो वैसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे आवेश दिया जाता है इस चालक पदार्थ को, ठीक ना, इस चालक को दिया जाता है आवेश, और जब इसे दिया जाता है ना, तो इस जो आवेश है ये विभव में परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे धारण करने की क्षमता आवेश को ज्यादा हो जाता है। तो देखो होता है क्या, ये जो Q होता है यानी कि जो आवेश होता है और ये जो विभव होता है, ये दोनों का अनुपात को ही हम लोग धारिता बोलते हैं, ठीक ना। आवेश और विभव के अनुपात को ही हम लोग धारिता बोलते हैं। ध्यान दो यहाँ पे उत्तर में लिखना कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उसे दिए गए वैद्युत आवेश तथा उसके कारण वैद्युत विभव में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, बराबर होती है, यानी कि उसे धारिता कहते हैं। तो धारिता यानी कि सी बराबर होता है Q/V, लिख लीजिएगा। इसका एसआई मात्रक फैराड होता है, जरूरी ये याद रखिएगा, फैराड वाला बात ये जरूर याद रखिएगा, फैराइडे नहीं होता, फैराड होता है, ठीक ना, फैराड होता है, इसका एसआई मात्रक फैराड होता है, ठीक है ना। चलो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया जाता है, इसकी स्थिति ऊर्जा। देखो ये डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया कि अगर हमारे पास कोई सी वाले धारिता है ना, और वाले उसे भी विभव तक आवेशित किया जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV² होता है। क्या होता है, 1/2 CV² होता है। देखो इसमें धारिता भी है और इसमें विभव भी है, इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिएगा, U बराबर हो जाएगा 1/2 CV², 1/2 CV² याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट जो है फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चंस को देखो, जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाया जा रहा है सबको कॉपी में नोट करो, सबको कॉपी में नोट करो, फटाफट से कॉपी में नोट करो, एकदम कॉपी में नोट करके पढ़ना, ताकि जब अच्छे तरीके से
अगर आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है ना तो उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है। ये नहीं कि आसानी से आ जाएगा, ऐसे थोड़ा ना। अगर खेत में हमको अच्छा तरीका से अनाज उपजाना है ना तो उसके लिए बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है। पहले हमको जो है उसको जोतना पड़ता है, उसमें फिर धान को लगा मोरी को रोपना पड़ता है, फिर उसको देखभाल के लिए करना पड़ता है कि बाहर में जो है गाय भैंस बकरी वगैरह खा नहीं जाए। फिर उसको देखो पता है तुम लोग को कि करना क्या पड़ता है, उसमें फिर जो है घास को कबाड़ना पड़ता है, क्या बोलते हैं खाद वगैरह ये सब देना पड़ता है, उसको पटाना पड़ता है, तब जाके जो है फसल तैयार होता है। ऐसा थोड़ा ना कि एक बार जाके धान बून दिए बस हो गया, नहीं। तो इस वैसे ही आपको भी करना है। अगर अच्छा फसल चाहिए, मतलब कि अच्छा नंबर चाहिए, तो इसको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। आपको सब कुछ पारा पारी से करना पड़ेगा, यानी कि एक सिस्टमेटिक रूप से करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप क्लास को करो, अच्छे तरीके से क्लास को पढ़ो। उसके बाद फिर क्या करो कि क्लास जब खत्म हो जाए उसके बाद फिर आप कॉपी पेन लेके फिर इसे नोट कर लो, है ना। जैसे जैसे यहाँ पे देखो बताया जाता है, जैसे जैसे यहाँ पे फिगर पारा जाता है, लिखा जाता है, उस तरीके से आपको भी यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके लिखना है। एक एक करके अच्छे तरीके से सुंदर राइटिंग में ब्लू ब्लैक हरा जो भी हो पेन उससे उसका यूज करके आप अच्छा तरीके से पहले नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद फिर उसे जो है 10 दिन 5 दिन, पहले तो 2 दिन पे रिवीजन करो, तो पहले 2 दिन पे रिवीजन करो, उसके बाद फिर 5 दिन पे रिवीजन करो, उसके बाद 10 दिन पे, उसके बाद एक महीना पे जो आप रिवीजन करते रहो। फिर आपको गारंटी हम देते हैं कि इस चीज़ को आप भुलाने वाले नहीं हो। तो इस तरीका से पढ़ना पड़ता है ताकि जो आप अच्छे मार्क्स ले पाए। नहीं तो आज पढ़े नहीं और पता चला कि फिर कॉपी किधर गया, लिखे भी नहीं, और अगर मान चलो लिख भी लिए तो कॉपी गया फेंका गया, तो फिर आप दोबारा रिवीजन नहीं करोगे तो ये कहाँ जाएगा जो कोई पता नहीं, कहाँ जाएगा जो कोई पता नहीं। इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। चलो ये हो गया ना। इसके बाद हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 7वां। बोला क्या कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखो अब यहाँ पे संधारित्र का जो है फॉर्मूला बता देते हैं। धारिता को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ता है ना तो इसका देखो फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम। देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का फॉर्मूला बताते हैं। श्रेणी क्रम, ये हो गया श्रेणी क्रम, ठीक है। और एक होता है हमारे पास समांतर क्रम। एक हो गया श्रेणी क्रम और एक हो गया समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है 1/c' बराबर में होता है 1/c1 प्लस में 1/c2 और प्लस में होता है 1/c3। अगर 3 गो धारिता दिया हुआ तो इस तरीका से फॉर्मूला हो। और अगर हमें समांतर क्रम में दिया हुआ है तो c' बराबर हो जाता है c1 प्लस में c2 और प्लस में c3। ये फॉर्मूला हो जाता है। आपको तो नहीं दिखा होगा लेकिन अब जो है आप देख लो, हट जाते हैं, ठीक ना। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला ये होता है। दोनों एक बार में आपको लिख दिए, अच्छे तरीके से इसे आप याद कर लो, ठीक ना। कहीं भी इस तरीके से आपको पढ़ाया नहीं जाएगा कि पहले लिख दिया जाए फॉर्मूला उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया जाए, ठीक ना। चलो देखो अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारिता, मान चलो धारिता बराबर, अगर एक होगा अगर हम C मानते हैं तो सब जो है C यानी तीनों जो है C करके है। तीनों का धारिता कितना है C। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम का देखो फॉर्मूला क्या होता है 1/c' बराबर में हो जाएगा 1/c प्लस में 1/c प्लस में 1/c होता है फॉर्मूला C1 C2 C3। लेकिन यहाँ पे सब तो समान है, C1 भी C है, C2 भी C है, C3 भी C है, इसलिए C दी। अब देखो इसको अगर सोल्व करें तो 1/c' बराबर आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा C, भागा देंगे तो आ जाएगा 1 + 1 + 1, इतना ही आएगा ना। यहाँ पे आ जाएगा 1/c' बराबर आ जाएगा, देखो 3/में C कितना आ जाएगा, 3/में C आ जाएगा, 3/में कितना आ जाएगा C आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो दिया गया उनकी परिणामी धारिता दिया 6 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पे हमको 6 माइक्रोफैराड को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखे नहीं है, यहाँ पे जो ये जो धारिता जो दिया हुआ परिणामी जो धारिता ये 6 माइक्रोफैराड हमें दिया हुआ, ये हमें 6 माइक्रोफैराड जो हमें दिया हुआ, इसकी जगह पे 6 लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे देखो करेंगे क्या, एक मिनट, परिणामी धारिता दिया हुआ ना, ये 1/1 हटा दिए ना, हम 1 हटा दिए, ये गलती कर दिया ना, 1 ये 1 रहेगा ना। चलो देखो 1, अब इस चीज को गुना करो, देखो इधर से इधर में गुना करेंगे तो आ जाएगा C, और ये दोनों आपस में करेंगे तो 6 कितना आ जाएगा 18 माइक्रोफैराड। यानी कि एगो जो धारिता जो था, ये एगो का जो धारिता का जो मान था वो 6 माइक्रोफैराड, सॉरी 18 माइक्रोफैराड था। कितना था 18 माइक्रोफैराड था। इसका भी 18, इसका भी 18, इसका भी 18। जब आप तीनों को अगर सोल्व करोगे तो आपका 6 ही आएगा। कितना आएगा 6। अब यहाँ पे देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है, जो देखो इतना तो हो गया। अब आगे बोला जा रहा अगर उन्हीं तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, मतलब इसी को तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए,
तो सी डैश बराबर क्या जाएगा C1 प्लस में C2 प्लस में C3। तो आपको पता है C1 भी 18 हो जाएगा, C2 भी 18 हो जाएगा, C3 भी 18 हो जाएगा। तो इस चीज को अगर हम जोड़ते हैं तो सी डैश बराबर में हमारा आ जाएगा 54 माइक्रो फैराड। कितना जाएगा? 54 माइक्रो फैराड। यहाँ तक ये तो आपका सोल्यूशन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप याद रखो। चलो इसके बाद आपके पास है, अरे वाह यार बाहर में तो बारिश बहुत भयंकर हो रही है, बस भगवान करे लाइट ना करे। चलो देखो इसके बाद आपका देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है कि 6 वर्ग सेमी क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दिया जो दिया हुआ उसे लिखो। 6 वर्ग सेमी क्षेत्रफल हुआ यानी एरिया जो है 6 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। देखो वर्ग दिया हुआ, तो सबसे पहले इसे आप क्या करोगे? मीटर में चेंज करोगे। तो मीटर में चेंज करने से देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सिर्फ सेंटीमीटर से मीटर में रहता तो 10 के पावर -2 आता है, स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा, तो 10 के पावर -4 आ जाएगा। बोल रहा है प्लेटों को 2 mm की दूरी पर रखने पर, यानी r हमें दिया हुआ, r कहने का मतलब d, r कहने का मतलब d, दूरी यहाँ पे दिया हुआ 2 mm। इसे भी हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भागा देना पड़ेगा, तो ऊपर में आ जाएगा -3 मीटर। या क्या से बने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। पहले तो हमको c निकालना है, पहले तो हमें क्या निकालना c। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला रहता है c बराबर होता है a एप्सिलॉन नॉट बटे में d। यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है धारिता का, एक धारिता का हम लोगों को अभी तक 3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। एक पढ़ा है r बराबर 9 × 10 के पावर 9, ठीक है। एक पढ़े हैं c बराबर q बटे v, और एक पढ़े हैं c बराबर a एप्सिलॉन नॉट और बटे में d। देखो ये 3 धारिता का फॉर्मूला होता है। अब इसको हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन के आधार पे, मतलब कहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप देखो डी दिया हुआ और ए दिया हुआ, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो लगेगा? यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें देखो ना इसमें ए है ना डी है। अगर ये वाला इसमें लगाएंगे तो लगेगा? नहीं, यहाँ पे यही वाला हम लगाएंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें ए भी और डी भी है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसके अनुसार हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना। देखो तब यहाँ पे a का मान कितना हमारे पास दिया हुआ? a का मान है 6 × 10 के पावर -4 है, और गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85 × 10 के पावर -12 होता है, और बटे में क्या हो जाएगा? d का मान कितना? 2 × 10 के पावर -3, ठीक ना। अब देखो काटो, इसको जब काटोगे तो ये से ये कट जाएगा 3 बार, ये से ये कट जाएगा 3 बार। बहुत जोरों की बारिश हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बस भगवान करे लाइट न कटे। चलो इसको देखो साइड कर देते हैं। देखो तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर -7, 10 के पावर -12, ये हो जाएगा -16, और जब ये 3 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 16 में से 3 जाएगा तो 10 के पावर कितना बचेगा? -13 बचेगा। और इधर अभी क्या 8.85 गुणे में 3 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 × 8.85 बचेगा। इसको जब अगर हम गुना करेंगे ना, इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 26.65 × 10 के पावर -3 13, है ना। देखो इस चीज को रिवीजन क्यों, हमें याद है कितना आएगा, उस तरीके से आप लोग भी कर लो। ऐसे हम कैलकुलेशन से बचने के लिए हम पहले ही अब जो है एक बार इसको गुना करके माइंड में सेट कर लेते कि इतना आएगा। चलो अब देखो इसको क्या करना है कि 26.65 गुणे ये 10 के पावर -12 को -13 को इस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 26.65 है, ये 10 को नीचे करेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, गुणे में यहाँ पे बचेगा 10 के पावर -12, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 10 को अगर ऊपर भेजेंगे तो पॉइंट खसक के यहाँ आ जाएगा, यानी 2.6 पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेते हैं, 5 को हटा देते हैं और गुणे में आ जाएगा 10 के पावर -12। और इस देखो क्या निकल रहा है? धारिता निकल रहा है, यानी सी निकल रहा है। सी का मात्रा क्या होता है? फैराड होता है, यानी इतना जो फैराड ये आ गया, इतना फैराड हम जो है फैराड हमें निकालना था, और हम जो है फैराड जो है गणना कर दिए। फैराड की हमें गणना की थी, सॉरी धारिता की गणना करनी थी, धारिता हम निकाल दी। अब देखो बोला जा रहा है यदि संधारित्र को 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। अब देखो हमें देखो भी दिया हुआ है, भी दिया हुआ 200 वोल्ट, हमसे पूछ रहा है क्यू बोला कितना होगा, तो और धारिता का मान हमें आया है 2.66 × 10 के पावर -12, ये आया। अब आप बता ये तीनों के रिलेशन से हमें कौन सा फॉर्मूला बनता है? अभी लिखे थे ना C बराबर Q बटे V, C बराबर Q बटे V, तो हमें क्या पूछा जा रहा है? Q, तो Q बराबर में क्या जाएगा? C गुणे V। C का मान देखो 2.66 × 10 के पावर -12 है, और V का मान है 200, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा देखो 2, इसको लिख सकते हैं 2.66 गुणे में 10 के पावर -12, और गुणे आ जाएगा 2 × 10 के पावर 2। अब देखो 2 से इतना गुना करेंगे तो 6 दूनी आ जाएगा 12 के 2, 6 दूनी 12, 13 के 3 हाथे में चाहिए, 2 दूनी 4 और 1 आ जाएगा 5, 532 आ जाएगा ना, 532। और यहाँ पे 10 के पावर -2 में से 10 आएगा तो ये आ जाएगा 10 के पावर -10। और ये देखो धारिता ये क्या निकला? क्यू निकला, क्यू मतलब कि कूलम, ये इतना आंसर हो जाएगा, यानी इतना आवेश इस पे आएगा। 5.32 × 10 के पावर -10 कूलम। देखो है टफ,
लेकिन एकदम आसान है। देखने में लगता होगा कि आपको टफ है, लेकिन इसमें कोई जान प्राण है नहीं, एकदम फूंक देंगे तो उड़ी आ जाएगा। चलो अब है अगला, देखो क्वेश्चन है। अब थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो रहा है, चलो देखो यहाँ पे देखो क्या 9वां नंबर क्वेश्चन की समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। समांतर प्लेट संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, ये देखो हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र होता है इस तरीका से, ठीक है। जब इस चीज को जब आवेश दिया जाता है ना, जब इस तरीका को इस चीज को आवेश दिया जाता है, जब इसे आवेश दिया जाता है ना, तो पहले प्लेट पे जो आवेश दिया जा रहा है, भर भर के आवेश दिया जाता है, तो दूसरा प्लेट का काम क्या रहता है कि इसके विभव को निरंतर कम करता है। दूसरा प्लेट का यही काम रहता है कि ये जो पहले आवेश पे, पहले वाले प्लेट पे जो क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है, तो इसके विभव को निरंतर क्या करता है, कम करता है, निरंतर क्या करता है, कम करता है। तो ये जो कम करते रहता है इसके विभव को, तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा आवेश आता है, यहाँ पे आवेश को धारण करने की क्षमता जो है बहुत सारा आता है, मतलब यहाँ पे आवेश बहुत सारा रहता है। क्यों आता है, क्योंकि जो पहले वाले प्लेट पे जो आवेश आ रहा है, इसके विभव को दूसरा प्लेट जो हमेशा कम करते रहता है, निरंतर, यानी समय समय के साथ जो है कम करते रहता है, ठीक ना, कम करते रहता है, जिसके कारण जो है क्या होता है, जिसके कारण ही यहाँ पे बहुत सारे जो है आवेश को धारण कर पाता है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे आप परिभाषा एक बार देख लो कि संधारित्र की दूसरी प्लेट वास्तव में पहली प्लेट के विभव को क्या करता है, निरंतर कम करने तथा प्लेटों के बीच अधिक से अधिक आवेश को संचित मतलब कि हटाने संचित कर उसकी धारिता को बढ़ाने का कार्य करता है। अब यहाँ पे अगर ज्यादा जो है आवेश आने लगेगा तो इसका धारिता बढ़ जाएगा, धारिता मतलब कि धारण करने की क्षमता इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो यही हमारा होता है क्या, समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य। अगर आपके एग्जाम में जब इस तरीका से पूछा जाए ना, तो इस तरीका से फिगर बना के आप लिख दीजिएगा, आपके एग्जाम में 2 नंबर कोई भी रुकने वाला नहीं है। तो इस तरीका से आपको एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में इसी तरीका से लिखना। और हमारा जो क्लासेस होती है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, छोटा छोटा इसलिए लेते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाए। आज हम टोटल आपको 9 क्वेश्चंस करवाएं, आज हम आपको टोटल 9 क्वेश्चंस करवाएं। अगर आप इस 9 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो अगले क्लास में एक और लेक्चर आएगा जिसका नाम रहेगा लेक्चर 2, और उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस करवाया जाएगा। और अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका फिर दूसरा चैप्टर का एकदम जो है बेफिक्र रहना, और फिर ये साई मात्रक वगैरह भी, इसका फॉर्मूला वगैरह सब भी याद रखिएगा। अगले यानी तीसरा लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाने वाले, ठीक ना। तो चलो, तो हम लोग जो है क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, ताकि बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।